अच्छी बीवी जिंदगी का सहारा होती है, जो शवहर के गम और परेशानियां बांट लेती है। अम्मी न रहें तो अबू ज़हनी तौर पर अकेले और बेसहारा होकर हर वक्त परेशान रहने लगे। एक गम ये भी था कि औलाद निरीना नहीं थी। जब अम्मी फौत हुए, इस वक्त बाजी की उम्र 8-10 साल थी, जबकि सबसे छोटी बहन अभी सिर्फ 4 साल की थी। इम्मा के जाते ही घर का शिराजा बिखर गया। कुछ अरसा एक फूफी हमारे घर आकर रहती, वो चली जाती तो दूसरी फूफू घर संभाल लेती। आखिर कौन कब तक किसी की खातिर अपना घर छोड़ता। वक्त गुजरता रहा। बाजी 15 बरस की हुए तो उन्होंने घर संभाल लिया। हालांकि वो अभी कम सुन थीं। उनके गड़ियां खेलने के दिन थे, मगर जब कुदरत कम सुनी में बोझ कंधों पर डाल दे तो उसे उठाना ही पड़ता है। वालिद साहब की बर्तनों की दुकान थी और पहले कारोबार अच्छा खासा था। जब बीवी ना रहें तो वो घर की परेशानियों में ऐसे उलझे कि कारोबार भी ठप हो गया। सच है कि शवहर की तरक्की में बीवी का बड़ा हाथ होता है। यही नहीं, लड़कियों की हफाजत भी यही अजीम हस्ती बेहतर तौर पर कर सकती है। खानदान भर ने मशूरा दिया कि दूसरी शादी कर लो, मगर अबूजान की हिम्मत ना हुई। कुछ सौतीली माँ के रवायती सलूक का डर था और कुछ हालात भी साजगार न थे, क्योंकि वो माशी तौर पर तबाह हो चुके थे। काफ़ी सरमाया तो वालदा की अलालत पर खर्च हो गया था और अब वो कर्जदार हो चुके थे। इन्हें दिन रात कर्ज की अदायगी की फिक्र खाई जाती थी। ऐसे हालात में भला कोई दूसरी शादी का क्या सोच सकता है। एक रोज़ वो इसी सोच में गलतां दुकान पर बैठे थे कि मेरा कोई बेटा भी नहीं जो मेरे बाद मेरी बच्चियों की हिफाजत करता। तभी एक नौजवान दुकान पर आया जो कुछ परेशान था। अब्बा जान ने वजह दरियाफत की तो उसने कहा, चचा जान, मैं अपने गांव से नौकरी की तलाश में आया हूँ। रहने को माकूल ठिकाना नहीं मिल रहा और होटल के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप कोई मकान किराए पर दिलवा दें तो बहुत मशकूर हूँगा। नौजवान की परेशानी देखकर अब्बाजान का दिल पुसीज गया। सोचा कि अगर मेरा बेटा होता और वो इस तरह परदीस में बेआसरा होता तो क्या हालत होती। हमदर्दी से बोले, बेटा, तुम शरीफ मालूम होते हो और मेरा कोई बेटा नहीं है। बस बेटे की हसरत ही है। अगर तुम मुझे अपने बाप की जगह समझो तो मेरा एक मकान है जिसका एक कमरा में किराए पर दे सकता हूँ। लेकिन मेरे घर में 3 बच्चियाँ हैं जिनकी माँ फौत हो चुकी है। तुम्हें उन्हें अपनी बहनों की जगह समझना होगा। नौजवान ने खुश होकर कहा, आप फिक्र न कीजिए चचा, मुझे अपना बेटा ही समझिए। मुझे सिर्फ एक कमरे की ज़रूरत है और अगर 2 वक्त का पका हुआ खाना मिल जाए तो मैं उसकी रकम भी अलहदा अदा कर दूंगा। मैं होटल का खाना नहीं खा मिल जाए तो मैं उसकी रकम भी अलहदा अदा कर दूंगा। मैं होटल का खाना नहीं खा तो सकता, बीमार हो जाता हूँ। कुछ वालिद साहब रहीम दिल थे और कुछ इस नौजवान के अतवार शरीफाना थे। अबाजान इस पर भरोसा करके उसे घर ले आए और बैठक वाला हिस्सा इसके हवाले करके चाबी थमा दी। एक पलंग माबस्तर, एक मेज़, 2 कुर्सियाँ और एक अलमारी गवया कमरा बिमा फर्नीचर नौजवान के हवाले कर दिया गया। खाने का बंदोबस्त भी हमें ही करना था। हमारे किराएदार का नाम मुश्ताक अहमद था। वो हर माह की पहली तारीख को कमरे का किराया और खाने के अखराजात अदा कर देता, जो हमारे लिए किसी गैबी अमदाद से कम न था। इसके अलावा वो घर के अंदर भी नहीं आता था। बैरूनी दरवाजे से बैठक में चला जाता और वहीं से उसका आना जाना था। हम बड़ी बहनें उसके सामने नहीं जाती थीं। इल्बता हमारी छोटी बहन नादरा इससे बातचीत कर लेती थी और वही उसे नाश्ता और खाना भी देती थी। जब वो सुबह नाश्ता करके चला जाता तो बाजी या मैं जाकर इसके कमरे की सफाई कर दिया करती थीं। हफ्ते में एक बार हम उसके बस्तर की चादर बदल देते और बर्तन वगैरह उठा लेते। इसके अलावा हमारा इससे कोई ताल्लुक न था। अलबत्ता रात को जब अबाजान दुकान से लौटते और उनका मौड होता तो वो थोड़ी देर के लिए मुश्ताक के पास बैठकर गपशप लगा लेते। इस तरह मुश्ताक को तन्हाई का एहसास न होता और अबाजान का भी अच्छा वक्त गुजर जाता। मुश्ताक एक कंपनी में मुलाजिम था और उसे खासी अच्छी तनख्वाह मिलती थी। वो अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा अपने घर मनी आर्डर कर दिया करता था। इसे हमसे और हमें उससे कोई शिकायत न थी। वक्त अच्छा गुजर रहा था। 6 माह बाद जब उसकी तरक्की हुई तो उसने खाने की रकम में खुद ही कुछ इजाफा कर दिया।
इस नौजवान को हमारे यहाँ रहते हुए 8 माह हो चुके थे कि एक रोज साहिवाल से मेरे चचा अबाजान से मिलने आए। उन्होंने जब घर में ये छोटा सा होटल खुला देखा तो उन्हें सख्त नागवार गुजरा। वो अबाजान से कहने लगे, मया भाई साहब, आपकी अक्ल को क्या हो गया है? घर में 3 जवान बच्चियां हैं जिनके सर पर माँ का साया भी नहीं, और आपने एक गैर शख्स को घर में ठहरा रखा है। हद तो ये है कि इसका खाना पीना भी सबसे है। अब्बा जान ने जवाब दिया, भाई, हर किसी की नीयत पर शक नहीं करते। लड़का शरीफ और परदेसी है, यहाँ उसका कोई नहीं था। हमने महज हमदर्दी की खातिर उसे पुनाह दी है और उसने आज तक हमें शिकायत का मौका नहीं दिया। छियाष्ट चचा जान बोले, जो भी हो, आपका ये अकदाम दरस्त नहीं। जमाना बहुत खराब है और अभी आपने बच्चियों को ब्याहना भी है। रिश्ता करने वाले इन तमाम बातों पर नजर रखते हैं। तो ताहम अबाजान ने कुछ ऐसी दलीलें दी कि चचा खामोश हो गए। वो छोटे होने की वजह से ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते थे। वक्त गुजरता रहा। कुछ दिनों से मैं बाजी के रवैये में तब्दीली महसूस। वो मुश्ताक का बेचैनी से इंतजार करते हैं और जरा सी आहट पर जल्दी से खाना गर्म करने लगते हैं। कभी कभी वो खिड़की की ओवट से इसकी एक झलक देखने की कोशिश भी करते हैं। इस दौरान कई बार मुश्ताक की नज़र भी अचानक उठ जाती और वो बाजी को देख लेता। इसे बखूबी अंदाजा हो चुका था कि कोई उसे चोरी छिपे देखता है और उसके तमाम काम नहायत दिलजमी से करता है। अब उसका खाना पकाना, कमरे की सफाई, यहाँ तक कि कपड़े धोने जैसे काम भी बाजी अपने हाथ से करने लगी थी। मैंने अंदाजा लगा लिया कि बाजी ने शायद दिल में यह आस लगा ली है कि अबाजान उनका रिश्ता मुश्ताक से कर देंगे। क्या खबर अबाजान के दिल में भी यही ख्याल हो, क्योंकि वो वाकई एक अच्छा लड़का था। बहरहाल दिल की बात दिल ही में रह गई और हालात ने कुछ इस अंदाज से क्रोट बदली कि हम सब पहुंच के रह गए। हवा ये कि एक दिन अचानक अबाजान को साहिवाल से तार मिला कि उनकी बहन फूत हो गई हैं। इस मजबूरी के तहत अबाजान का जाना लाजमी था। वो मेरी छोटी बहन को साथ लेकर साहिवाल रवाना हो गए। जाते हुए हमें हदायत की, बेटा, तुम लोग फिक्र न करना, मैं रात 10-12 बजे तक वापस लौट आऊंगा। अगर ना आ सकूं तो सामने वाली खाला आमना को बुलाकर अपने पास सलाह लेना, मैं उनसे कहता जाऊंगा। जब घर में सिर्फ मैं और बाजी नवीदा अकेले रह गए तो जाहिर है नाश्ता और खाना हम दोनों में से किसी एक ही को देना था। मैंने कहा, बाजी, आज आप ही मुश्ताक को नाश्ता दे दें, मैं सामने नहीं जाती। मैं बावर्ची खाने में बैठी रही और बाजी नाश्ते की ट्रे लेकर मुश्ताक के कमरे की तरफ चली गई। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक देकर कहा, टरे पकड़ लीजिए, आज है दुबी छोटी बहन घर पर नहीं है। छियास्ट वो कहाँ गई है? मुश्ताक ने सवाल किया, जो दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था। कल शाम अबाजान को इत्ला मिली थी कि उनकी बहन का इंतकाल हो गया है। वो सुबह 4 बजे वाली गाड़ी से इसे साथ लेकर साहिवाल चले गए हैं। शायद रात तक लौट आएं। ये सुनकर मुश्ताक को गविया कुदरे सुकून मिला। वो बोला, आप अंदर आकर टरे मेज पर रख दीजिए, बाहर क्यों खड़ी हैं? क्या मुझ पर एतबार नहीं? साल भर होने को है, क्या अभी तक आप मुझे गैर ही समझती हैं? बाजी का दिल तो पहले ही धक धक कर रहा था। ये जज्बाती जमले सुनकर वो खुद पर काबू न रख सके और सर पर दोपटा जमा कर बैठक में दाखिल हो गई। मुश्ताक ने कहा, आप कितनी अच्छी हैं और मेरा कितना ख्याल रखती हैं। इस प्रदेश में जिस तरह आप लोग मेरे साथ पेश आए, मैं सोच भी नहीं सकता था कि लोग उतने मुखल्लिस भी होते हैं। ऐसे तो अपने भी खदमत नहीं करते। मैं बहुत दिनों से शुक्रिया अदा करना चाह रहा था मगर मौका नहीं मिला। शक्र है आज बात हो गई। मैंने पर्दे की अवट से देखा। बाजी सिर झुकाए खामोश खड़ी रहीं और फिर धीमे दो से जी हाँ कहकर अल्टे कदमों लौट आए। मुश्ताक के मुन्ना से ऐसे तारीफी कलमात सुनकर मैं भी खुश हो गई और मेरे दिल में भी उसकी कदर बढ़ गई। रात 8 बजे वो दफ्तर से वापस आ गया। इसने रात के खाने की ट्रे ली, खाना खाया और फिर सर पर रुमाल बांधकर सो गया। मैंने और बाजी ने मशूरा किया कि हम रात 10 बजे तक अबाजान का इंतजार करेंगे, वरना सामने वाली खाला आमना को बुला लेंगे। 9:30 बजे के करीब बैठक के अंदरूनी दरवाजे पर
जो हमारे घर के अंदर खुलता था, मुश्ताक ने दस्तक दी। बाजी दरवाजे पर गए तो वो बोला, अगर जहमत ना हो तो एक प्याली चाय बना दें, मेरे सिर में सख्त दर्द हो रहा है। मैं जरा बाहर से दर्द की गोली ले आता हूं, आप दरवाजा अंदर से बंद कर ले, जब मैं आऊंगा तो खोल देना। वो चला गया। बाजी ने उसके कमरे के दरवाजे की कंडी अंदर से चढ़ाई और चाय बनाने लगे। मैं बस्तर पर लेटकर रिसाला पढ़ रही थी कि वरक गर्दानी करते करते मेरी आंख लग गई। मुझे नहीं मालूम कि बाजी कब तक उसका इंतजार करती रही और वो कब वापस आया, क्योंकि न मेरी आंख खुली और न ही कोई आहट सुनाई दी। चौंकि अब्बा जान को सुबह 4 बजे वाली गाड़ी पकड़नी थी, इसलिए हम दोनों बहनें गुज़िश्ता शब 3 बजे ही की जागी हुई थीं। इसी थकन की वजह से मैं गहरी नींद सो गई। हवा ये कि जब बाजी मुश्ताक को चाय देने गई तो उसने चकनी चपड़ी बातों में उलझाकर इन्हें रोकना चाहा और बोला, क्या आज आप एक प्याली मेरे साथ यहाँ बैठकर पी सकती हैं? बाजी अपने लिए भी चाय बनाकर ले गई थीं। इतनी देर में मुश्ताक ने खामोशी से प्याली में ख्वाब आवर गोलियां मिला दी थीं। वो प्याली उसने बाजी को थमाते हुए कहा, मेरी आरज़ू है कि आज आप दो ये चाय मेरे पास बैठकर पें। इस तरह इसने बाजी वाली प्याली खुद उठा ली और जिसमें निशा आवर दवा मिली थी वो बाजी को दे दी। रात का वक्त था, बाजी घबरा रही थीं क्योंकि मैं सो चुकी थी और उन्होंने मुश्ताक के इंतजार में आमना खाला को भी नहीं बुलाया था। उन्होंने जल्दी जल्दी चाय पी ली और जब उठकर जाने लगे तो मुश्ताक ने बहाने से कहा, मेरे सिर में बहुत दर्द है, अगर तकलीफ ना हो तो अलमारी के खाने से बाम की शीशी निकाल दें। बाजी ने अलमारी खोली और तलाश करने लगे, मगर वहां शीशी होती तो मिलती। उसके बाद बाजी बताती हैं कि इन्हें चक्कर सा आया और वो वहीं कुर्सी पर बैठ गए। उन्हें कुछ खबर न रही कि फिर क्या हुआ। रात के 3 बज रहे थे। मैं इस वक्त किसी को बुला भी नहीं सकती थी क्योंकि उसमें हमारी रसवाई और बदनामी थी, मगर बाजी को तभी अमदाद देना भी जरूरी था क्योंकि उनकी जान जाने का अंदेशा था। एक लम्हे के लिए मैंने गौर किया और उस नतीजे पर पहुंची कि इज्जत जान से ज्यादा कीमती होती है। मुझे रात गए किसी का दरवाजा नहीं खटखटाना चाहिए। मुमकिन है बाजी को खुद ही होश आ जाए। अगर जिंदगी हुई तो बच जाएंगी, वरना इस जिंदगी से मौत बेहतर है जो बदनामी के दागों से बदसूरत हो जाए। मैंने बाजी के मन्ना पर पानी के छींटे मारे तो वो होश में आ गए, मगर वो दवा के असर से ज्यादा सदमे से नढाल थीं। अपने साथ होने वाले हादसे का एहसास कर कि वो फिर बेहोश हो गईं। मैं तमाम रात उनके सरहाने बैठकर रोती रही और दुआ करती रही कि ऐ खुदा हमारी लाज रख ले। गालिबन बाजी की हालत देखकर ही मुश्ताक ने रात की तारीकी में फरार होने में आफियत जानी। वालिद साहब दूसरे रोज रात को लौट सके। इस वक्त तक बाजी पर से दवा का नशा तो उतर चुका था, मगर जो जुल्म हुआ था इसकी वजह से उनकी हालत गैर थी। मुझे तमाम हालात अबाजान को बताने पड़े क्योंकि हकीकत छिपाई नहीं जा सकती थी। वो बहुत दिखी हुए, मगर अब पछताने से क्या होता। अपनी इज्जत के लठीरे को उन्होंने खुद घर में जगह दी थी। उन्होंने उस नाक को खुद पाला था जिसने एहसान का बदला नामूस डिस कर दिया। उन्हें चचा की बात याद आ रही थी कि उन्होंने कितना सच कहा था कि इस जमाने में किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बाजी कुछ दिनों बाद संभल गईं। हम सब ने चुप साध ली और उस वाकये का किसी से जिक्र न किया क्योंकि इसमें हमारी अपनी सबकी थी। अगर जरा सी बात फैल जाती तो सिर्फ बाजी ही नहीं बल्कि हम सब बहनों की जिंदगी खराब हो जाती। आज हम सब बहनें ब्याही जा चुकी हैं और अपने घरों में खुश हैं, लेकिन आज भी जब वो भयानक वाकया याद आता है तो दिल तड़प उठता है।